चलें जी, ये देखें क्वेश्चन वही सेम ही है कि आपका वो कहता है कि सेक्शन 9 कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस contravene the section 6, 7, 8 of act and gave detail offenses and quantum of punishment in different sections। मतलब क्यों आपका जो CNS में जो डिफरेंट सेक्शंस में पुनिशमेंट बताई गई है उसका आपने लिखना है। वो आपका सेक्शन 9 के अलावा जो पुनिशमेंट्स हैं 5, 11, 13, 15, 16, 17 और 19, इन सेक्शन में पुनिशमेंट है और उसके अलावा कई पुनिशमेंट्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका CNS है कुछ आपका मतलब हाफ सब्सटेंटिव है और हाफ प्रोसीजर है, मतलब प्रोसीजर भी उसी में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद हम ये ऑब्जेक्टिव हम प्रॉपर डिस्कशन होगी। उसके बाद हम करते हैं कि जी आपका पेपर ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बार बार कौन सी पूछ रहा है। देखें ये पेपर हमने दिया था आपका 2019 में। ठीक है, उसमें क्या उन्होंने पूछा है अब देख लेना कि यहाँ पे भी उन्होंने कोई आपका 10-15 उन्होंने सिर्फ PPC में से MCQs आई थी। ठीक है, और उसके बाद पेपर भी उसी में से कहता है आपका गिव अ फीमेल चाइल्ड मैरिज इन बदले सुलह, उसकी पनिशमेंट कहाँ पे बताई गई है? 310 में बताई गई है। आगे बताता है आपका कि जी आगे बताता है आपका ए शूट्स बी टू बी अ गॉड। यहाँ पे वो कहता है कि जी टू ह्यूमन बीइंग ए इज गिल्टी ऑफ कत्ल खता। कत्ल खता में दो चीजें बताई गई हैं आपकी कि जी आपका के मिस्टेक ऑफ एक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है कि जी आप एक्ट कर आपका कुछ करने में गलती, मतलब आपने कि शूट किया आपके मतलब निशाना लगाया जानवर पे और निशाना लग गया आपका किसी इंसान पे, तो ये क्या है? वो आपका मिस्टेक ऑफ एक्ट है। यहाँ पे भी वही बता रहा है कि जी कत्ले खता मिस्टेक ऑफ एक्ट से हुआ है, जो कि कत्ले खता में आता है। और कत्ले मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है कि जी आप समझ रहे थे कि जी ये जो है जानवर है और बाद में इंसान निकल आता है, तो वो समझने में जो गलती होती है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, और जो करने में गलती होती है वो मिस्टेक ऑफ एक्ट है। दोनों तरीके से मिस्टेक ऑफ एक्ट या मिस्टेक ऑफ फैक्ट से आप जो किसी का कत्ल करते हैं तो वो कत्ले खता में आता है, दोनों में इंटेंशन नहीं आती। दूसरा वो कहता है कि जी आपका लॉ इज अप्लीकेबल टू पार्टिकुलर सब्जेक्ट। यहाँ पे 41-42 में बताया गया है स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। स्पेशल लॉ होता है कि जी पार्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे आपका CNS है सिर्फ मंशियात से रिलेटेड लोगों के लिए है, जुवेनाइल है सिर्फ आपके उसके रिलेटेड लोगों के लिए है, जो आपके माइनर्स हैं उनके उनके लिए लेता है। तो स्पेशल किस्म के लोगों के लिए जो लॉ बनाया जाता है उसको स्पेशल लॉ कहते हैं। और लोकल लॉ देखने के जी आपको वर्डिंग से पता चल जाता है कि लोकेलिटी इलाका। ठीक है, जैसे लोकल की रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंटोनमेंट एक्ट है 1963 का, तो वो सिर्फ कैंट एरियाज पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये उसने बताया कि जी आपका जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे लॉ अप्लाई होता है उसको क्या कहते हैं? स्पेशल लॉ कहते हैं। ये सेक्शन 42 में है। उसके बाद कहता है कि जी आपका PPC इन कैलकुलेटिंग द फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स पनिशमेंट इम्पॉरिजमेंट फॉर लाइफ। आपका वो 57 बताता है कि जी जो लाइफ को हम 25 साल काउंट करेंगे, लाइफ की सजा दी गई तो उसको हम कहेंगे कि 25 साल सजा हुई है। उसके बाद कहता है व्हेन 2 और मोर पर्सन बाई फाइटिंग इन पब्लिक प्लेस पे जो 2 या 2 से पर्सन लड़ते हैं और पब्लिक पीस डिस्टर्ब करते हैं उसको फ्रे कहते हैं। ठीक है, वो काफी सारा वो घुमाता भी है आपका एग्जामिनर के आगे। कहता है राइट ऑफ किसास इन केस ऑफ कत्ले अहमद नॉट वेव्ड व्हेन गवर्नमेंट या आपका माइनर या इनसेनेबली। ठीक है, अब जब ये 309 में बताया गया कि जब आपका गवर्नमेंट या आपका अ, आपका माइनर जो है वो आपका होंगे दूसरा
वो वली होंगे तो आपका किसास, राइट ऑफ किसास वेव नहीं हो सकता 309 के तहत। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है म्यूचुअली एग्रीड कंपनसेशन क्या होती है, बदले सुलह, बदले सुलह म्यूचुअली एग्रीड कंपनसेशन है। आगे कहता है विक्टिम हैज नो वली अदर देन माइनर द फादर आर इफ नॉट अलाइव पैटर्नल ग्रैंडफादर, वो आपका लाइबल मतलब किसास लेने का राइट रखता है। 313 बी में ये बताया गया। आगे कहता है किसास shall not be executed until the until all the deceased person are present at the execution। कि किसास नहीं अप्लाई होगी जब तक सारे वली वो उस जगह पे नहीं पहुंचे होंगे। रिलेटिव्स की बात नहीं की गई, वली की बात की गई है। ये इस तरह वो चिल्ड्रन वाइफ, ये इस तरह नहीं, वली। ठीक है। ये आपका कैसे होगा, जब आप बेयर एक्ट को गौर से पढ़ेंगे, सेक्शन टू सेक्शन बेयर एक्ट गौर से पढ़ेंगे, तब ये चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है। तब ये चीजें आपको क्लियर होंगी जब आप बेयर एक्ट को गौर से पढ़ेंगे, वरना ये चीजें पता नहीं चलेंगी। उसके बाद कहता है कि जी कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाई चाइल्ड, ये आपका 329 में बताया गया है। और उसके बाद आपका बताता है कि जी दियत में भी पेड एवर इन लमसम और इंस्टॉलमेंट स्प्रेड ओवर द पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल के लिए 331 में डिस्कस किया गया है। प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 304 मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई टू हर्ट लाइबल टू किसास। ये 304 वो कहता है कि जी किसास कब अप्लाई होगी, 304 में कहता है किसास उस वक्त अप्लाई होगी जब आपका 304 के अकॉर्डिंग या तो कन्फेशन कर ले मुलजिम, ठीक है, आपका फ्री विल से कन्फेशन कर ले, या फिर सेक्शन 17 के तहत विटनेसेस से अप्रूव कर लें, तो फिर वो आपका होता है 304 अट्रैक्ट करता है। 304 हर्ट पे भी आपके सांस लगती है, हर्ट वो इसके सांस की डेफिनेशन भी है टू सेम आपका मतलब वो टू के साथ कॉपी टू कॉपी बॉडी फॉर बॉडी, मतलब हर्ट सेम पार्ट ऑन दी टू हर्ट ऑन दी सेम पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के बॉडी पे वो हर्ट काज करना जो उसने विक्टिम पे किया है। उसके बाद वो कहता है कि जी आपका हु एवर डज एनीथिंग विद इंटेंशन टू काजिंग गेन, wrongful gain to one person and wrongful loss to another person, ये dishonestly सेक्शन 24 में डिस्कस किया गया। आगे कहता है अकॉर्डिंग टू 32(2) देयर आर 5 काइंड्स ऑफ हर्ट, 5 काइंड्स ऑफ हर्ट हैं। ठीक है। इतलाफ उजू, इतलाफ सलाहियत उजू, शज्जा, जोड़ और अदर काइंड्स। अदर काइंड्स में आप भी काइंड्स में आ जाती है, वो इसमें भी अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि जी 4 काइंड्स हैं बस, उसके अलावा नहीं है। तो नहीं, 5 काइंड्स हैं। आगे कहता है काजिंग हर्ट बाई मिस्टेक, कत्ल खता में आती है, ये 337 आई में है। आगे कहता है अर्श फॉर काजिंग इतलाफ टुथ। ठीक है। एक दांत तोड़ना आपका उसकी अदर देन मिल्क टूथ, मतलब वो जो होता है वो मिल्क टूथ जो बच्चों के होता है, अभी दांत पैदा हो रहा है, जो फुल दांत होता है जो बन चुका होता है, उसकी उसको तोड़ने पे आपको 1/20 ऑफ दियत देना पड़ता है एज ए अर्श। 337 यू में बताया गया है। और उसके बाद बताता है कि जी इफ ए प्लेस मैन विद फायर आर्म्स एट द आउटलेट ऑफ बिल्डिंग एंड टेल द जी दैट दे विल फायर एट जी इफ जी अटेम्प्ट टू लीव द हाउस। ठीक है। अब कहता है कि जी ये एक लिस्टेशन बताता है कि जी एक और कहा गया कि जी आप आप बिल्डिंग में जाएं, बिल्डिंग से बाहर निकले तो आपको फायर मार दिया जाएगा, तो ये क्या है, कन्फाइनमेंट है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। 340 में इसकी डेफिनेशन बताई गई है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में सिर्फ माइनर फर्क है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में आप उसको एक डायरेक्शन से रोक देते हैं, आप रोड पे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं जी यहाँ से आगे नहीं जाना, पीछे चले जाएं, राइट साइड चले जाएं, ईस्ट वेस्ट जहाँ चले जाएं, आगे नहीं जाना, एक डायरेक्शन से रोकना आपका रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है कि जी एक लिमिट तक उसको बंद कर देना, एक सरकमस्टांस दायरे तक बंद कर देना है। जैसे यहाँ पे उसको कहा कि जी बिल्डिंग में रहना है, बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलना, तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। या किसी को कह देते हैं कि इस रूम में रहना, इधर से हलना नहीं है, तो रूम तक उसको लॉक कर दिया है, तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रहता है, जो उसके 340 में डेफिनेशन है और 342 में 1 साल उसकी पनिशमेंट है। उसके बाद कहता है ए फोर्सिबली कैरी इंटाइस away B from the home in order to that may be murder. A has committed the offense under 364। आप
किसी को किडनैपिंग या अडॉप्ट करते हैं मर्डर के लिए तो 364 में आता है। उसके बाद कहता है अटेम्प्ट ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 300 CNSA। CNSA में आपकी अबेटमेंट की पुनिशमेंट सेक्शन 15 में बताई गई है। 14 में अबेटमेंट बताया गया है, 15 में उसकी पुनिशमेंट बताई गई है। आगे कहता है अपार्टमेंट्स आर यूटेंसिल्स ऑफ मींस ऑफ व्हिच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड शैल बी लायबल टू कॉन्फिस्केशन अंडर सेक्शन 32 है। कॉन्फिस्केशन 32 में आता है और फ्रीजिंग आपका 37 में आता है। ठीक है। उसके बाद आपका 11B प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताता है। उसके बाद आपका डाटा मीन्स कंटेंट डाटा एंड ट्रैफिक डाटा। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी पीका में 22 में बताई गई है। उसके बाद आपका 498 बी जो है वो फोर्स्ड मैरिज से रिलेटेड है। 354 जो है ए है। शेड्यूल भी आपने पढ़ के जाना है। कोई भी ऑफेंस का वो पूछ लेते हैं कि जी ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, या आपका कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे 354 नॉट कंपाउंडेबल, ये कंपाउंडेबल नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें पूरी इसमें उन्होंने पीपीसी को ज़्यादा डिसएड किया, 10-15 पीपीसी में से थे। उसके अलावा आपका कुछ सीएनएसए में से हैं, कुछ आपके एटीए में से और कुछ पीका में से। ठीक है। तो मोस्टली वो पीपीसी में से ही मतलब ज़्यादा पूछा है उसने। उसके बाद इसके क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन वो पहले बताता है डिफाइन फोर्जरी 463 में है, और इलाबोरेट मेकिंग अ फाल्स डॉक्यूमेंट ये 464 विद इलस्ट्रेशन। यहाँ पे पुनिशमेंट नहीं पूछी उन्होंने। ठीक है। उन्होंने बस फोर्जरी बतानी है और आपने मेकिंग फाल्स एविडेंस 464 को डिस्कस करना है। ठीक है। उसके बाद आपका कहता है कि जी ए मीट जी एन हाई रोड एंड टेक चाइल्ड एंड थ्रेटन टू fleeing it down perception down perceives unless Z delivers purse. ठीक है। in Z inconsequent delivered purse, what offense has been committed, how extortion can be distinguished from robbery। ठीक है। वो कहता है कि जी उसको जो है वो रोड के ऊपर जी का बच्चा ले लेते हैं और उसको थ्रेड करते हैं कि जी आपने पर्स ना दिया तो हम इसको रोड पे फेंक देंगे, मतलब उसको ग्रीवियस हर्ट और डेथ की फेयर दे रहे हैं। तो ये क्या करा है उसने, कमिट किया है, रॉबरी कमिट किया है। और बाद में बताता है रॉबरी और एक्सटॉर्शन में आपने डिस्टिंग्विशन बताना है कि एक्सटॉर्शन में आपका इंजरी होती है, फेयर ऑफ इंजरी होता है, और रॉबरी में आपका फेयर ऑफ डेथ, ग्रीवियस हर्ट और रॉन्गफुल स्टेन की इंजरी होती है। ये मेन फर्क है। बाकी पनिशमेंट्स का बता दें, सेक्शंस का बता दें, 3-4 हो जाते हैं, सफिशिएंट है। उसके बाद आपका ऑफेंस रिलेटेड रिलीजन, ये भी आ चुका है। उसके बाद आपका कहता है कि जी आपका के assembly of more person the unlawful assembly and whether member of unlawful assembly for an offense may be whether for an offense committed by another other member। कहता है कि क्या एक मेंबर जो अनलॉफुल असेंबली का है दूसरा पर्सन एक्ट करे, ऑफेंस कमिट करे, तो वो लायबल होता है। हाँ जी, लायबल होता है। इसको कहते हैं कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन में जो एक्ट होगा तो उसमें असेंबली के सारे मेंबर्स लायबल होते हैं। जैसे ये आपका छोटू गैंग है, छोटू गैंग जो कि कच्चे इलाके इलाके राजापुर वाली साइड पे है। वो छोटू गैंग था, उसका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या था कि जी अगवा करना, अगवा पड़ा तवान। छोटू गैंग में 1000 मेंबर थे। जब 5 पर्सन ने जाके अगवा किया तो बाकी जो 1000 मेंबर हैं वो भी उसके लायबल होंगे 149 के तहत। तो 141 और 149 को आपने डिस्कस करना है, बाकी कुछ भी नहीं डिस्कस करना। ठीक है। बाकी कुछ भी डिस्कस नहीं करना, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि जी कहता क्या है, वही आंसर दे के आना है बस। उसके बाद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, ये आपका सेक्शन 8 में बताया गया है। ठीक है। उसके बाद आपका बताता है कि जी पुनिशमेंट्स ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ विच सेक्शन हैज बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 9 ऑफ CNSA। राइट डाउन द पुनिशमेंट प्रोवाइडेड इन सेड सेक्शन। प्रोवाइडेड इन सेड सेक्शन में कहता है कि सिर्फ सेक्शन 7 की आपने पुनिशमेंट बतानी है बस। ओ सॉरी, सेक्शन 9 की जो पुनिशमेंट बताई गई है, सेड सेक्शन से मुराद सेक्शन 9।
ठीक है, और कोई नहीं है। इसी तरह हमने पीछे पढ़ा कि वो लास्ट में बता देते हैं इन डिफरेंट सेक्शन में वो बाकी भी CNS से क्या आ जाते हैं। उसके बाद वो कहता है राइट डाउन द एलिमेंट ऑफ क्राइम, कि इसेंशियल्स ऑफ क्राइम क्या है, पर्सन हो, मेंजरिया हो, एक्टस रिया और इंजरी। ठीक है, आपका पर्सन कोई ऑफेंस करेगा तो वो आपका क्राइम है। ठीक है, पर्सन कोई एक्ट करता है विद मेंजरी या गिल्टी इंटेंशन के साथ, और गिल्टी इंटेंशन के साथ वो एक्ट भी करता है और इंजरी भी काज करता है, तो ये क्या है, ये आपका क्राइम बन जाता है। ठीक है, अगर इंजरी काज नहीं होती तो फिर अटेम्प्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे इसेंशियल मिलेंगे तो आपका क्राइम बनेगा। उसके बाद कहता है डिस्कस कंसेंट एंड विल एज डिफेंस। ऑफेंस हो गया तो आपको अगर कंसेंट दी गई है तो वो भी आपका डिफेंस है। जैसे आपका डॉक्टर को ऑपरेशन की इजाजत दे दी जाती है, ठीक है, 92 के तहत, तो वो जो एक्ट करता है गुड फेथ में करता है तो कोई ऑफेंस नहीं है, क्राइम नहीं है। इसी तरह वो आपका 87 में स्पोर्ट्स जो है आपस में रेसलिंग करते हैं, उसकी इंटेंशन नहीं होती मारने की, तो डेथ कहा जाता है, तो वो ऑफेंस नहीं है। ठीक है, ये आपका है। बाकी एक दो पेपर है हमने डिस्कस करना है। ये आपका पेपर उन्होंने बताया है। आज हम पढ़ रहे हैं सिर्फ सब्सटेंटिव लॉ का पेपर, पेपर 2 सब्सटेंटिव लॉ। ठीक है, उसमें आगे वो बताता है कि जी आपकी एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन को सेक्शन मतलब 11 एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोस्क्राइब कर दिया तो उसको रिव्यू कब तक दायर करना है। जैसे अभी इन्होंने तरीके वो लब्बैक को शेड्यूल में डाला था 11B में। ठीक है, तो प्रोस्क्राइब बनाया था, तो वो उनके पास राइट होता है कि जी 30 दिन तक वो रिव्यू फाइल कर सकते हैं रिव्यू कमेटी के पास। उसके बाद कहता है कि जी एक पर्सन डज नॉट कमिट ऑफेंस अंडर सेक्शन 11 to H211 के if acting with the express consent of police officer not below of DSP की इजाजत से या उनकी डायरेक्शन पे जो आप एक्ट करते हैं वो कोई ऑफेंस नहीं होता। 11M ATA बताता है। उसके बाद वो बताता है कि जी आर्म फोर्सेस जब पर्सन को अरेस्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसको ले जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए सेक्शन 5 के तहत। उसके बाद कहता है कि जी आपका जो एंटी टेररिज्म कोड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल शैल स्क्रूटनाइज द फाइल, मतलब जो प्रोसिक्यूटर होता है वो ट्रायल से पहले वो फाइल स्क्रूटनाइज करता है प्रोसिक्यूटर। आगे वो कहता है दी विड्रॉल कंप्राइज 2 टेस्ट। कोई आप केस विड्रॉ करना हो तो उस पर 2 टेस्ट लगते हैं। कौन से टेस्ट होते हैं, एक होता है आपका पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट, एक होता है एविडेंशियल टेस्ट। एविडेंशियल टेस्ट क्या है, इसके खिलाफ कोई आपका एविडेंस है भी सही या नहीं। उसके बाद होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट, क्या ये ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी तो नहीं है, ठीक है, या इस ये शॉकिंग मैनर में तो नहीं है किया गया, सोसाइटी को तो इसने डिस्टर्ब नहीं किया। ऐसे अगर कोई टेस्ट अप्लाई हो जाए तो वो आपका केस विड्रॉ कर लेते हैं। ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूशन से बताया गया उन्होंने। उसके बाद कहता है एक से ज़्यादा पर्सन अगर रेप करते हैं तो उसको गैंग रेप कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जी आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम पीका से बताया गया है। उसके बाद 46 का बताया गया कि 46 में जो अंडर 46 कोर्ट एमिकस क्यूरे, एमिकस क्यूरे कहते हैं कि जी फ्रेंड ऑफ कोर्ट अपॉइंट करती है। उसके बाद कहता है आपका प्रोसिक्यूटर सबमिट टू द कोर्ट result of scrutiny within under and writing अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 7 के। वो प्रोसिक्यूटर जो है वो स्क्रूटनी का रिजल्ट विद इन जो देता है वो सेक्शन 9 सब सेक्शन 7 के तहत देता है। उसके बाद कहता है कि जी आपका कंट्रोल्ड सब्सटेंस मींस सब्सटेंस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। उसके बाद आ जाता है कि जी अगर आपका कोई पर्सन जो है ऑब्स्ट्रक्ट करता है ऑफिशियल्स को, पुलिस ऑफिशियल्स को, तो उसको कितनी सजा दी जाएगी, सेक्शन 17 के तहत उसको 3 साल सजा दी जाती है। उसके बाद ये कहता है पार्टनर्स एंड यूटेंसिल्स जो कि लायबल टू कन्फिस्केशन होते हैं वो सेक्शन 32 के तहत, वो पीछे भी हमने ये बार बार ये सेक्शन 32 का पूछ रहा है।
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो बार बार पूछता है। उसके बाद वो कहता है कि जी आपका 103 जो है CNSA, सेक्शन 103 CRPC का, वो CNSA पे अप्लाई नहीं होता। वैसे तो CRPC अप्लाई होती है CNSA पे, लेकिन 103 अप्लाई नहीं होता। आगे कहता है प्रिजम्पशन जो है वो इलिसिट आर्टिकल्स की प्रिजम्पशन जो है वो CNSA में 29 सेक्शन 29 में बताया गया है। प्रिजम्पशन पे टोटल एक क्वेश्चन भी आ जाता है। प्रिजम्पशन पे टोटल एक क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे वो प्रिजम्पशन क्या कहता है कि जी डिफरेंट प्रिजम्पशन गिवन इन CNSA, तो वो कौन सी है? पहली प्रिजम्पशन बताता है 29 में कि अगर किसी पर्सन में से कोई डॉक्यूमेंट, कोई अफ्यून वगैरह, कोई नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस मिलता है, तो कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगी कि इसने ऑफेंस कमिट किया है, या इसने ये अफ्यून रखी हुई थी, नार्कोटिक ड्रग्स रखी हुई थी सेल करने के लिए, या उसको मतलब आगे की इस खुद इस्तेमाल करने के लिए उसने रखी हुई थी, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी। उसके अलावा 30 में वो कहता है कि जी कोई उसके पास डॉक्यूमेंट है, या कोई उसने अपना कोई नाम पे कोई चीज़ अपने नाम पे करवाई हुई है, तो कोई डॉक्यूमेंट है, तो साइन वो कोर्ट कहेगी कि उसी पर्सन के डॉक्यूमेंट साइन है जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है। और 68 है, 29, 30 और 68, 68, सेक्शन 68, ये 3 सेक्शंस हैं। ये बार बार ये MCQ मतलब सब एक मुकम्मल क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 68 क्या कहता है? 68 कहता है कि जी एक पर्सन है, उसके पास आज सपोज के आज उसने ऑफेंस कमिट किया, उसके पास कोर्ट देखेगी ये उसके पास जो इनकम है उसके सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा है। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम से उनके पास जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि उसने प्रॉपर्टी सारी नार्कोटिक ड्रग से खरीदी है। ठीक है, सपोज के यहाँ पे ये दूसरा नासिर साहब है, नासिर साहब पे FIR हो जाती है। ठीक है, और वो आज FIR हो जाती है, और देखा जाता है कि जी नासिर साहब के पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और सोर्स ऑफ इनकम जो नासिर साहब का है वो टोटल इनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए 1 करोड़ की। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि जो बाकी जो 90 करोड़ है और 9 करोड़ है, ये नासिर साहब ने नार्कोटिक ड्रग्स से खरीदा है। ये उन्होंने प्रिजम्पशन के बारे में बताया। उसके बाद वो कहता है कि जी आपका वर्ड हार्बर, हार्बर जो है, और वो सप्लाइंग फॉर फूड शेल्टर ड्रिंक वगैरह, ये जो आपका जो हार्बर करना मतलब शेल्टर देना किसी को, पानी खुराक वगैरह देना, वो आपका हार्बर में आता है। उसके बाद आ जाता है कि जी अगर अनलॉफुल असेंबली वायलेंस करे तो उसको रेयट कहते हैं, ये आपका सेक्शन 148 में है। उसके बाद 147 में है, 148 में उसकी सजा है। उसके बाद कहता है कि जी आपका किसास का राइट जो है वेव नहीं होगा जब गवर्नमेंट या माइनर वली होंगे। ये बार बार ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इनको आपने अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, यही चीज़ें बार बार रिपीट कर रहे हैं। उसके बाद वो कहता है कि जी आपका जो प्रॉपर्टी एज ए कॉमन कैरियर इस्तेमाल करते हैं वो आपका 409 में आ जाती है। उसके बाद कहता है कि सेक्शन 9 जो है इंसल्टिंग मोडिस्टी या सेक्सुअल हरासमेंट, वो सेक्शन 509 में आ जाता है। और उसके बाद कहता है wrongful gain to one person, wrongful loss to another person, वो क्या है? dishonestly है, सेक्शन 24 में है। उसके बाद आपका वो बताता है कि जी 10 काइंड्स की पनिशमेंट बताई गई है 53 में, सेक्शन 53 में 10 काइंड्स बताई गई हैं। उसके बाद कहता है कि ग्रेटिफिकेशन या लीगल रिम्यूनरेशन जो है वो आपका 161 में डिफाइन किया गया है, मतलब रिश्वत जो है वो 161 में डिस्कस किया गया है। उसके बाद कहता है वैल्यू ऑफ दियत, वो 30,630 ग्राम सिल्वर है। उसके बाद वो कहता है कि जी हु काज जोर बाई लेसलेटिंग फ्लैश इज सेट टू कमिट F3 है। ठीक है, लेसलेटिंग जो है उसको आपका कहते हैं वो मदिया। ठीक है, गया जैफा, जैफा मदिया जो है वो आपका F3 में आ जाता है, इसकी सजा है 3 साल। उसके बाद कहता है कि डिफाइन टेररिज्म एंड व्हाट आर द पनिशमेंट फॉर द एक्ट ऑफ टेररिज्म। ठीक है, ये आपका टेररिज्म पे वो बताता है कि जी इसकी पनिशमेंट्स कहाँ पे बताई गई है, वो सेक्शन 7 में बताई गई है। ठीक है, एक साइटेशन भी है, लेकिन साइटेशन ऐसा सच लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आगे वो बताता है स्पैमिंग और स्पूफिंग, 25 और 26। स्पैमिंग क्या है? स्पैमिंग है
कि जी आप किसी से कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, किसी से कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं इन बैड फेथ, और उसी इंफॉर्मेशन से आप कोई जो है वो किसी को रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, स्पैमिंग। जैसे अक्सर आप देखते हैं कि जी आपको कॉल आती है कि जी हम जायज़ कैश वाले बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके अकाउंट की जायज़ कैश अकाउंट की वेरिफिकेशन चाहिए, आप हमें अपना पासवर्ड बताएं और तो हम आपकी वेरिफिकेशन करते हैं। तो आप पासवर्ड बताते हैं तो वो आपका जो जायज़ कैश है वो अपने नाम पे करवा लेते हैं। जैसे एक मेरी स्टूडेंट है, उसका भी 5,000 जो है वो उन्होंने ऐसे ही एक कॉल आई थी तो उन्होंने ले लिया था। तो क्या है, ये उन्होंने स्पैमिंग की है। स्पूविंग क्या है, स्पूविंग है कि जी आप एक वेबसाइट बना लेते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि जी वो मतलब किसी, जैसे आप वेबसाइट बना लें पंजाब यूनिवर्सिटी की, या आप किसी और किसी मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी की कह लो, या आपका गवर्नमेंट की वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट का आप डाटा, कुछ एक वेबसाइट बनाएं और बताएं कि जी ये वो वेबसाइट है। जैसे आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, आप एक वेबसाइट बनाएं पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई डाटा लगा दें और कहें कि जी ये वो वेबसाइट है जो पंजाब यूनिवर्सिटी इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, स्पूफिंग की है, ये आपने स्पूफिंग किया है। इसकी डिफरेंशिएशन आपने बता देनी है, और सेक्शंस की, पनिशमेंट्स की, और डेफिनेशंस लिख दें तो वो भी आपका डिफरेंशिएट में आ जाते हैं। उसके बाद बताता है कि जी कौन सी ऑफेंसेस हैं जहाँ पे डेथ अवार्ड की जाती है। ये आपका 300 आपका 38C है, 311 है, 295C है, 194 है, 132 है, 364 है, 365 है, 354 है, 302, 376, 304 से 96, 402, 402B, और 367 9। ये ऐसी ऑफेंसेस हैं, कोई 11 किस्म की ऑफेंसेस हैं, 11 या 13 है, जहाँ पे डेथ सेंटेंस अवार्ड की गई है आपके पीपीसी में। आपने सारी नहीं लिखनी, वो कहता है कि जी ऑफेंस पनिशमेंट विद डेथ, और कुछ आप लिख दें, ठीक है, सारी का नहीं पता तो कुछ आपने लिखनी है। जैसे आपका बताते हैं कि जी आपका अ, अ, जैसे 376 है, जो रेप करेगा गैंग रेप, उसमें डेथ का सेंटेंस है। हाई जैकिंग मर्डर 302 है, जो कत्ले अमद करेगा उसकी सजा भी डेथ है। तो आपने सलसरी सा थोड़ा थोड़ा बता देना है, ज़्यादा मुकम्मल लिखने की नहीं। ये वो सेक्शन क्वेश्चन है, जैसे व्हाट प्रिजम्पशन अवॉर्डेड प्रोवाइडेड इन CNSA। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे यही है, सेक्शन 29 है, सेक्शन 30 है, और सेक्शन 68 है। 29 है कि जो आपसे कोई मतलब आपसे कोई अफ्यून मिलती है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि आपने ऑफेंस इस्तेमाल ये अफ्यून इस्तेमाल करनी थी, या आगे सेल करनी थी, या आगे डिलीवर करनी थी, किसी को देना था। आगे 30 में आके प्रिजम्पशन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, अगर डॉक्यूमेंट आपके पास है, उस पर कोई साइन है, या आपके नाम पे कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी हुई है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि जी वो साइन आपके ही है। 68 है कि जी आप पे FIR हुई है, आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो आपकी प्रॉपर्टी आपके सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि आपने वो सारी प्रॉपर्टी CNSA से ली है। उसके बाद कहता है इन विच केसेस आर्टिकल इन विच केसेस आर्टिकल कनेक्टेड विद कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस बी कॉन्फिस्केटेड, व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ कॉन्फिस्केशन। कॉन्फिस्केशन का प्रोसीजर क्या है, 32 और 33 में बताया गया, ठीक है। ये आपके हैं, ये देखें बहुत इजी पेपर आता है, मैंने खुद 2019 में दिया था, 2019 में मेरा IDP पास है, इंग्लिश रह गई थी। तो ला कोई मुश्किल नहीं है, आप PPC पे पेपर 2 है, PPC पे फोकस करें, PPC और साथ CNSA कर लें, साथ आपने पिका या ATA कर लें, तो आपका पेपर नहीं फेल होगा किसी सूरत भी। उसके बाद आपका ये DPP का कोई पेपर है, ठीक है। ये पेपर काट के फिर मैं नेक्स्ट मीटिंग में आपकी जो क्यूरीज होंगी वो मैं आप लूँगा, जो आपके कन्फ्यूजन है, ये जो आपके क्वेश्चंस है वो मैं आपसे पूछूंगा। कहता है आपका कि जी अंडर व्हाट सेक्शंस प्रोविजन ऑफ सेड प्रोविजन ऑफेंस कमिटेड बाय एनी पर्सन शिप रजिस्टर्ड वो पाकिस्तान, ये सेक्शन 4 में बताया गया है
कि जी आपका कोई शिप है जो रजिस्टर्ड है, वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, मतलब किसी दूसरी जगह पे भी जाकर ऑफेंस कमिट करता है, तो वो भी ये समझा जाएगा कि जी उसके आप लायबल हैं। जैसे शिप है रजिस्टर्ड पाकिस्तान में, वो जाके ओमान में इंडिया की सरहद पे ऑफेंस कमिट करता है उस शिप में, तो आप पे ये समझा जाएगा जैसे पाकिस्तान में ऑफेंस किया, उसका ट्रायल भी आपका इधर होगा। आगे कहता है जो है 317 ये बताता है कि जी अगर आप कत्ल करते हैं बाप का, तो बाप की प्रॉपर्टीज की सक्सेशन आप नहीं ले सकते। आगे कहता है काजिंग फ्रैक्चर स्कुल, ठीक है, विच टच द मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड शज्जा अमा। देखें कि शज्जा में आपका दो दिमाग से रिलेटेड दो ऑफेंसेस हैं, शज्जा आमा और शज्जा दामिया। जब ये दिमाग जो होता है ना, दिमाग के अंदर मेम्ब्रेन झल्ली होती है, अगर जख्म मेम्ब्रेन की झल्ली को टच करे तो उसको कहते हैं शज्जा आमा, और उसकी सजा 10 साल है, A5 कहते हैं। अगर वो मेम्ब्रेन जो है बिल्कुल रैप्चर हो जाए, फट जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे शज्जा दामिया, और उसकी सजा 14 साल है, और उसमें अर्श भी आपकी आपकी 1/2 है। उसके बाद कहता है कि जी ए एम्पूटेट दी फिंगर। अब कहता है कि एक जो है ना ए ने जो है हाथ की उंगलियां काटी हैं, उसके बाद पूरा हाथ काट दिया है, तो उसको क्या शिक्षा मतलब अर्श कौन सी लगेगी, तो पूरे हाथ की लगेगी। ये नहीं होगा कि उंगली की लादा लगे और हाथ की लादा लगे, नहीं, उसको पूरे, मतलब पहले उंगली काटी है फिर कलाई काट दी है, तो उसको पूरे हाथ की अर्श लगेगी, अलग अलग अर्श नहीं लगेगी। ये 71 में भी 71 PPC में भी इन चीज़ों को डिस्कस किया गया कि जी एक ही पनिशमेंट दी जाती है, डिफरेंट पनिशमेंट नहीं दी जाती। उसके बाद आगे बताता है 386 जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है। उसके बाद कहता है ए जो है एक्सप्लेनेशंस बताता है। वो कहता है कि जी जब तक दरख्त खड़ा है ना, तो कोई ये नहीं कहा जाएगा कि वो चोरी हो गया है। जब दरख्त को ज़मीन से अलहदा करेंगे और उसको मूव करेंगे, तो देन वो थेफ्ट में आता है। एक्सप्लेनेशन 2 है इससे रिलेटेड। ठीक हो गया। आगे बताता है कि हाईजैकिंग की पनिशमेंट क्या है। हाईजैकिंग की पनिशमेंट आपकी 402 में बताई गई है, ठीक है, वो डेथ है। उसके बाद वो कहता है इलेक्ट्रिक मोटर की चोरी 381 में आ जाती है, और कहता है कि जी डिसीटफुल और फोर्सिबल मीन्स और डिसीटफुल जो है वो किसी पर्सन को किसी के साथ ले जाते हैं तो अबडक्शन में देते हैं। किडनैपिंग और अबडक्शन में क्या फ़र्क है? किडनैपिंग में विदाउट कंसेंट ले जाते हैं, अबडक्शन में आप फोर्सिबली गन पॉइंट पे या डिसीटफुल मीन्स धोखा से आप चलें, कहते हैं बच्चे को, कहते हैं चलें जी आपको चल के आइसक्रीम खिलाते हैं, तो वो ले जाते हैं, वो अबडक्शन में आ जाता है। ठीक हो गया। अबडक्शन में, अब अबडक्शन में कोई एज नहीं है, कोई भी पर्सन हो सकता है, और किडनैपिंग में वो माइनर हो या इंसेन हो, उसकी किडनैपिंग होती है। अबडक्शन किसी भी एज की पर्सन की होती है। तो यहाँ पे अबडक्शन आता है आपका 362 में। उसके बाद कहता है हु और कमिट कत्ले बेसबब शैल बी लाइबल टू दियत है, बेसबब की दियत है। उसके बाद अर्श काजिंग इतलाफ टंग वो पूरी दियत है। अब देखें, आप जो आपका एक ही आर्गन है उसकी फुल दियत है, जो दो आर्गन है उसकी फिर हाफ हो जाए। जैसे आंखें दो हैं, एक आंख काट दें तो आपको हाफ दियत देनी पड़ती है, ठीक है, दोनों काट दें तो फुल दियत। एक आर्गन है तो उसकी जुबान आपकी एक है तो उसकी फुल दियत है। ये आगे 300M से अनवर्ड ये सारा कुछ बताते हैं। 337M से अनवर्ड आगे कहता है वर्ड डिनोट एनी हार्म वट एवर इलीगली काज टू पर्सन और बॉडी और माइंड और रेपुटेशन। वो क्या है आपका? इंजरी। ये 44 में बताएगा कि जी इंजरी आपकी माइंड, पर्सन या रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को जो आपकी हार्म होती है उसको इंजरी कहते हैं। उसके बाद कहता है कि ए ने के हाथ में कुल्हाड़ी थी, वो काम कर रहा था, तो बी जो है उसके साथ आके काम करने लग गया। तो ए प्रॉपर काशन के साथ काम कर रहा था, तो उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं की। ये सेक्शन 80 की इलिस्ट्रेशन है, जो कि जनरल एक्सेप्शन में आता है, ठीक है, जनरल एक्सेप्शन में। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इलिस्ट्रेशन उठा के दे देते हैं, आपको समझ नहीं आती, ठीक है, इलिस्ट्रेशन दे देते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आती, ये उनको आपने अच्छी तरह देखना है। उसके बाद वो बताता है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है, करप्शन एक्ट DDPP का है, आप देख लेना उसको। उसके बाद कहता है इफ एनी पर्सन empowered
21 विकेशियस या अननेसेसरी जो सर्च करते हैं उसकी सजा सेक्शन 26 में बताई गई है, जिसकी 3 साल सजा है, 25,000 तक फाइन है। उसके बाद वो बताता है आपका whoever disseminate information through any information system that adverse sectarian, जो sectarian फिरका वारियत पैदा करते हैं उसको कहते हैं हेट स्पीच, सेक्शन 11 पीका में बताया गया है। ठीक हो गया। उसके बाद वो बताता है कि जी ऑफेंस इंड्यूस डिसेप्शन, जो आप धोखाधड़ी करते हैं, ठीक है, या प्रेज या सेलिब्रेशन से, उसको कहते हैं ग्लोरिफिकेशन, सेक्शन 9 में बताया गया है। उसके बाद कहता है कि जी आपका एक्सेस टू डाटा मींस कंट्रोल एबिलिटी यूज कॉपी डिलीट, ये सारा डाटा जो है कॉपी करना, यूज करना, डिलीट करना, ठीक है, एक्सेस लेना, वो सारा क्या जाता है, वो गेन कंट्रोल करना, वो आपका एक्सेस डाटा में आ जाता है। उसके बाद कहता है अकॉर्डिंग टू एटीए टेकिंग द कस्टडी ऑफ मनी या अदर प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं सीज। एटीएम में दो चीजें, सीज बताया गया, फ्रीज बताया गया। सीज क्या है कि जी आप कब्जे में ले लेना, कोई प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लेना, वो सीज है। और फ्रीज क्या है, फ्रीज है प्रोहिबिट टू ट्रांसफर, ट्रांसफर करने से रोक देना, वो क्या है, वो आपका सीज में आ जाता है, वो आपका ओ सॉरी प्रोहिबिट टू ट्रांसफर वो फ्रीज में आ जाता है। जैसे मुंजमद कर देना, जैसे आपने बोला कि इसाक डार की जो अकाउंट्स में पेमेंट थी उसको मुंजमद कर दिया, फ्रीज कर दिया कि जी वो अब उसकी ट्रांसफर नहीं हो सकती,